देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं मसूरी से, जहां पर मसूरी वुडस्टॉक स्कूल के पास जंगलों में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है और वहीं आग रिहायशी इलाकों और स्कूल परिसर की तरफ फैलने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फायर सर्विस, वन विभाग और स्कूल के स्टाफ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक हो गई है। तो मसूरी के पास जंगलों में भीषण आग लगी है। लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की लपटें कितनी भयानक है। हालांकि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमको सूचना मिली थी कि ये पुरानी बस अड्डे के पास जो है आग लगी है। हमारी टीम तुरंत यहाँ मौके पर आई, इसको काबू किया गया। ऊपर वालों को भी सचेत कर दिया गया। अब तो देख ही रहे हैं आपकी आग बंद होगी। घास वाला जल के खत्म हो गई। गाड़ी में किसी ने बीड़ी सिगरेट जलती देखी, इसके कारण ये आग लगी। जैसी ये आग लगी तत्काल हमारी जो एफएस यूनिट यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँची और उसके बाद कड़ी मशक्कत से स्कूल के भी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, जंगल में लग गई थी। उसके बाद कड़ी मशक्कत से हमारे द्वारा पंपिंग कर आग को पूर्ण रूप से बुझा दी गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील, किन वजहों से ये आग लगी है और कितना नुकसान हुआ है? दीपिका, देखिए, जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले ये भीषण आग मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल के पास जंगलों में लगी थी और काफी मशक्कत के बाद यहाँ पर वन विभाग, फायर सर्विस और स्कूल के स्टाफ के द्वारा इस आग पर काबू पाया गया है। जो बेशकीमती वन संपदा है वो जलकर यहाँ पर खाक हो गई और गनीमत रही कि आग, क्योंकि जिस तरीके से मसूरी में तेज हवाएं थी तो आग का लगातार फैलने का सिलसिला यहाँ पर था। और क्योंकि अगर आग फैलती तो जो वुडस्टॉक स्कूल के जंगल है उसके आसपास काफी रिहायशी मकान है, उन लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त था और एहतियातन के तौर पर जो जंगल से बिल्कुल सटे हुए मकान थे उनको खाली भी करा लिया गया था। परंतु समय रहते यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया और अब आग पूरी तरीके से यहाँ पर शांत हो गई है और लोगों को भी एहतियात बरतने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। वहीं जब हमारी इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा ये आग लगाई गई होगी, परंतु वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और हो सकता है कि किसी ने बीड़ी जलाकर या सिगरेट जलाकर जंगल में छोड़ दी होगी, जिस वजह से हवा के तेज रुख से उसने सुलग गया और ये पूरी आग लग गई थी। ठीक है सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये भीषण आग लग गई। आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक हो गई है। हालांकि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 4,807 नए केसेस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 34 मरीजों ने जान गंवाई है और कोरोना से अब तक प्रदेश में 1,953 मरीजों ने जान गंवाई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड में अब तक 24 घंटे में 1,876 नए केसेस आए। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो 786 केसेस सामने आए हैं और नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में 818 और पौड़ी में 271। वहीं टिहरी की बात करें तो टिहरी में 135। तो वहीं उधम सिंह नगर में 602 नए केसेस सामने आए हैं। तो कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर वो संभव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ दिया जाए। लेकिन राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। 24 घंटे में 34 से ज्यादा कोरोना के मरीजों ने दम तोड़ा है और सबसे ज्यादा आंकड़े भी आए हैं। 4,807 नए केसेस सामने आए हैं। तो हालांकि शासन और प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं अभी भी लोग जो है गंभीरता से इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है और लोग अभी भी जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं और सिस्टम में थोड़ी बहुत चूक भी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 4,807 नए केसेस सामने आए हैं। ये आंकड़े जो है डराने वाले हैं। हालांकि इंडिया न्यूज बार बार यही अपील कर रहा है कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि पहाड़ प्रदेश में अगर ये महामारी गांव तक पहुंची तो ये स्थिति जो है बहुत ही भयानक हो सकती है। तो बार बार हम यही अपील कर रहे हैं, जितना हो सके एहतियात बरतें, खासतौर पर गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग और बच्चे। और अब चिंता की बात यह है कि जो नया स्ट्रेन है युवाओं को चपेट में ले रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत लाइव जुड़ रहे हैं।
किशोर जी, जो आंकड़े हैं, हर दिन जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो डराने वाले हैं और पहाड़ प्रदेश में अगर ये महामारी गांव तक पहुंची तो स्थिति जो है बहुत ही भयानक हो रही होगी। हालांकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो नई एसओपीज है उसके तहत क्या कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है? देखिए, गाइडलाइन से पहले अगर आंकड़ों पे बात करें तो आज उत्तराखंड में रिकॉर्ड टूटा है। कोरोना के अगर मामले बात करें तो कोविड में लगभग 4800 मामले आए और 34 लोगों की डेथ हुई है। देहरादून की अगर बात करें तो 1800 से ज़्यादा यहाँ पर अकेले देहरादून में ही मामले आए। इसके साथ टिहरी की अगर बात करें तो टिहरी में 185 और पौड़ी ज़िले में अगर बात करें तो 271 मामले आए। इसी तरह से नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में भी करीबन 600 से मामले ज़्यादा आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं कोविड के, ये बढ़ते जा रहे हैं और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, वहां के लिए ये बड़ी चिंताजनक है। कोविड की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो कल जारी हुई थी उसमें ये कहा था कि 2 बजे तक ही बाजार खुलेगा, उसके बाद जो आवश्यक सेवाओं की दुकानें हैं वही खुलेंगे। तो आज उसका असर साफ देखने को मिला। 2 बजे करीबन सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, सारा मार्केट बंद हो चुका था। लेकिन अब लोगों की बात करें तो लोग अभी भी नहीं समझ रहे और लोग रास्ते में काफ़ी भीड़ थी, लोग फिर भी घूम रहे थे। जब बाजार बंद है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बाजार में घूमने की, तब भी लोग घूम रहे थे। तो लोगों को ये आंकड़े इस बात के लिए काफ़ी है कि 4800 मामले हो चुके हैं। राज्य के पास जो क्षमता है वो जिस तरीके से पिछली बार जब कोविड लगा था उसमें 25,000 के करीब मरीजों की क्षमता थी, लेकिन अब मामले बढ़ गए हैं, 24,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा, लोगों को इस बात को जहन में बिठाना होगा कि जब तक कोरोना का स्प्रेडिंग कम नहीं होती तब तक वो ज़्यादा ज़रूरी घर से निकलना हो तभी निकले, उससे बाद नहीं निकले। अब 7 बजे कर्फ्यू लग जाएगा, यानी 7 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोविड की गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन का सख्ती से पालन अब लोगों को करवाना ही होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2 बजे बाजार बंद हो चुका था उसके बाद भी लोग लगातार सड़कों पर घूम रहे थे, तो ये चिंताजनक है। जी ठीक है, कहीं ना कहीं जो है लोग अभी भी जो है गंभीरता से इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना की चपेट में आए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। निशंक ने कहा कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह में मेरा इलाज चल रहा है। मैं जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं कुछ ही दिनों में सबसे सावधान रहने की अपील करता हूं और टेस्ट करवाने का सुझाव देता हूं। उन्होंने साथ ही कहा कि शिक्षा मंत्रालय का काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। तो कोरोना की चपेट में आए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक के बाद एक बड़े चेहरे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है, डॉक्टर्स की निगरानी में है और डॉक्टर्स की तरफ से जो एहतियात बरतने को कहा गया है। सहयोगी किशोर रावत लगातार बने हुए हैं। किशोर जी, एक के बाद एक बड़े चेहरे कोरोना की चपेट में आए हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी अब इसकी चपेट में आए हैं। बिल्कुल, उन्होंने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उन्होंने टेस्ट करवाया था। निशंक इससे पहले अभी 2 दिन पहले ही जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे बच्ची सिंह रावत, उनके निधन पर यहाँ पहुँचे थे और हल्द्वानी भी पहुँचे थे। तो ऐसे हो सकता है कि उस दौरान वो संक्रमित हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी दी और खुद को होम आइसोलेट कर लिया और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने इस बात की भी सलाह दी है कि जो भी उनके संपर्क में पिछले जो कुछ दिनों में संपर्क में आए थे वो भी अपना एक बार टेस्ट करवा ले और होम आइसोलेट हो जाए ताकि स्प्रेडिंग को रोका जा सके, क्योंकि ये वायरस का जो सबसे बड़ा फैलने का कारण है वो एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण ही फैल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात को जानकारी सभी को दी और टेस्ट करवाया और इसी तरीके से लोगों को खुद को आइसोलेट करना होगा। जो नहीं पॉजिटिव है वो भी घर में रहे, ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकले और जो पॉजिटिव हो चुके हैं वो अपना इलाज कराएं घर में बैठे। कम से कम जो चेन है उसको तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो इसी तरीके से आज 4800 मामले आए हैं तो कल इससे ज़्यादा मामले आ सकते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ किशोर जी। तो जो आंकड़े हैं वाकई में डराने वाले हैं और आए दिन जो मामले आ रहे हैं, इसलिए बार बार अपील करते हैं कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें। उधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने कोविड केयर
सेंटर का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त रूप से बनाए जा रहे कोविड सेंटर में विकसित की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस कोविड-19 की महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को हर तरह की व्यवस्था यहां पर की जाए ताकि उनका इलाज सही तरीके से हो जाए। तो कोविड केयर सेंटर का दौरा करने के लिए पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है और इसका निरीक्षण करने के लिए खुद प्रदेश के सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो ब्यूरो चीफ किशोर रावत लगातार बने हुए हैं। किशोर जी, सीएम तीरथ सिंह रावत खुद इस कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने खुद इसमें पूरे मामले में कमान संभाली हुई है। इससे पहले अगर कल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का दौरा किया था, वहाँ इंतज़ाम देखे थे कि अगर पेशेंट ज़्यादा बढ़ते हैं तो वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे किस तरह के इंतज़ाम है। आज सरकारी अस्पतालों के भी निरीक्षण किया और कोविड सेंटर जहाँ पर रायपुर स्टेडियम है, वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर कोविड सेंटर बनाया गया है आइसोलेशन के लिए, उनका भी निरीक्षण किया और सभी अधिकारी, डॉक्टर और तमाम जो मेडिकल टीम है उनको निर्देश दिया कि कोविड के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि ये स्थिति बहुत विकट है, इस स्थिति में सबको मिलकर साथ चलना होगा और इस बीमारी से लड़ना होगा। इसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश है किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी जाए। सबसे पहले राज्य के जो तमाम आम लोग हैं उनकी सुरक्षा किसी भी हालत में की जानी चाहिए और यही बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कही कि राज्य के लोगों की सुरक्षा पहले है, अभी सारे काम रोक कर सिर्फ लोगों की जान बचानी चाहिए। जी ठीक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सीएम तीरथ सिंह रावत पूरी तरीके से एक्शन मोड में हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ दिया जाए। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिंता जाहिर की है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने उचित कदम उठाए हैं और ये लोगों को समझना होगा कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि कोविड वैक्सीन को अनिवार्य करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि इस समय उत्तराखंड प्रदेशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, बाकी के काम बाद में होते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो हमारी प्राथमिकता है प्रदेशवासियों की जान को बचाना है। तो चिंता जाहिर की है प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। जिस हिसाब से कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिल रहा है, इसको लेकर चिंतित है प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। चूँकि आपने भी उस समय पूरा एहतियात में सारी चीज़ें रखी थी, आपको क्या लगता है कि अब क्या प्रिकॉशन होंगे, सरकार ने जो प्रिकॉशन उठाए वो कितने वाजिब होंगे और क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है अभी क्वारंटाइन सेंटर हॉस्पिटलों की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज दे सकें? देखिए, हमारे जो व्यवस्थाएं थी उस समय लगभग 25,000 प्लस लोगों की कुल व्यवस्था थी, जिसमें आइसोलेशन वार्ड थे, क्वारंटीन सेंटर थे और जो हमारे अस्पताल थे और जो प्राइवेट अस्पताल हमने लिए थे, कुछ होटल्स भी लिए थे। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था हमारे पास थी। लेकिन जिस तरह से आज केस बढ़ रहे हैं, कल जैसे 3,000 प्लस केस चले जाना और पॉजिटिविटी रेट 3.66 ये सामने जो आया है, ये हालात को बयां करने के लिए काफ़ी है। ये भी हमको संदेश दे रहे हैं कि हमको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इधर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने उत्तराखंड सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आखिर सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ना तो पूर्व मुख्यमंत्री और ना ही वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास ही रखा गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री चाहिए था, जो कि 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर बनाए रखता, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं इस मंत्रालय को देख रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय को अधिक समय नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कोरोना संक्रमण तेजी से पैर
फंसा रहा है। प्रदेश में लोगों का हाल बेहाल है, लोगों को बेड, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे प्रदेश सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा और सवाल पूछा कि आखिरकार प्रदेश सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा। ना ही पिछली सरकार में बनाया गया था, ना ही इस सरकार में बनाया गया है। उत्तराखंड के शहरी इलाकों में दोपहर 2 बजे से आवश्यक जरूरतों के सामानों की दुकानें खोलकर तमाम दुकानों को बंद करने के आदेश के बाद रुड़की के सभी बाजार 2 बजे ही बंद कर दिए गए। हालांकि इस संबंध में आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने ऐलान करना शुरू कर दिया था और सरकार की गाइडलाइंस के पालन करने की हिदायत सभी दुकानदारों को दे दी गई थी, जिसके बाद से 2 बजते ही व्यापारियों ने अपने शटर गिराने शुरू कर दिए थे। आलम यह रहा कि 2 बजे तक सभी दुकानें पूरी तरीके से बंद हो गई थी, पर कहीं ना कहीं सरकार के इस आदेश के बाद कुछ दुकानदारों में दर्द भी दिखाई दिया। दुकानदारों का कहना है कि अभी तक पिछले 1 साल से हुए नुकसान को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए थे कि दोबारा से 2 बजे ही दुकानें बंद करने के आदेश के बाद उनके कारोबार पर भारी असर देखने को मिल रहा है। जब 2 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, सुबह मैक्सिमम मेजॉरिटी जो कस्टमर की निकलती है वो 11 बजे के बाद ही निकलती है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट खुलेगा। 3 घंटे तो क्या रहेगा मार्केट, वैसे ही कुछ नहीं रहेगा। टाइमिंग जो है कम से कम 5-6 बजे तक के तो होने ही चाहिए कि 6 बजे अगर 7 बजे से लॉकडाउन लग रहा है या कर्फ्यू लग रहे हैं, 7 बजे नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, तो कम से कम 6 बजे तक मार्केट खुले। 7 बजे से अपना परमानेंट कर्फ्यू लगा देना चाहिए। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रशासन और पुलिस ने नियमों का अनुपालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया है। साथ ही बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रदेश की सीमाओं पर प्रवेश वाले 9 बॉर्डर पर पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। साथ ही पीएसी की 2 टुकड़ियों भी चौकसी के साथ बढ़ा दी गई है। साथ ही 2 बजे के बाद बाजार को बंद कराने के साथ ही चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस ने पहले ही दिन लोगों को नसीहत देकर छोड़ दिया है। उधर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते लागू हुए नियमों के अनुपालन में उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड-19 की जांच तेज कर दी है। बिना जांच पड़ताल के किसी को भी प्रवेश नहीं दी जा रही है। आज ही लगभग 200 लोगों की जांच कराई गई। रैपिड टेस्ट से सभी लोग नेगेटिव पाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 12 राज्यों से आने वाले लोगों को नियमित रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। काशीपुर एसडीएम ने बताया कि प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपनी कोरोना रिपोर्ट साथ लानी होगी। ऐसा नहीं होने पर बॉर्डर पर ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव आने पर ही प्रवेश अनुमति संभव है। तो बाकी क्षेत्रों की तरह हमारे काशीपुर क्षेत्र में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे शहर में पड़ोसी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है, आना और जाना दोनों ही। तो ऐसे मामले में और ज़्यादा संक्रमण बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन की ओर से पूरे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सबसे पहले लोगों से ये अपील होगी कि पैनिक ना हो। प्रशासन के पास पूरी सभी संसाधन अवेलेबल हैं, सारी दवाइयाँ हैं, हमारे पास पूरे बेड्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है। इसके अतिरिक्त सभी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। बॉर्डर से आने जाने वाले लोग अपने पासेस वगैरह या फिर फैक्ट्री वर्कर हैं, अपने साथ अपने आईडी कार्ड चलिए बात करते हैं काशीपुर की, जहां पर कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 8 पुलिसकर्मी एक साथ कोरोना की चपेट में आए। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कुंभ में ड्यूटी करके लौटे थे सभी पुलिसकर्मी और सभी पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कोरोना का कहर देखने को मिला है। एक साथ 8 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सभी पुलिसकर्मी कुंभ मेले में ड्यूटी देकर वापस लौटे थे और जब इनका जांच कराया गया था तो 8 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। उधर रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली इलाके में 1 महीने में हुई शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। दरअसल फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस के केस दर्ज के बाद मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वालों की शिनाख्त भी शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में कोतवाल का कहना है कि शादी में हर्ष फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है, जिस संबंध में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करने पर हर्ष फायरिंग की वीडियो के आधार पर उक्त
युवकों की शिनाख्त की जा रही है। तो शादी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है और ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। के द्वारा संज्ञान में लाया है कि करीब 1 महीने पहले चौरासी गांव में एक शादी हुई थी। उस दौरान में कुछ युवकों द्वारा वहां हर्ष फायरिंग की गई है। उनके द्वारा कुछ वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वीडियो के आधार पर इनकी शिनाख्त करके इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत वो कार्रवाई की जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रिंस, हर्ष फायरिंग का ये वीडियो जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है और शुरुआती कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये शादी का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि एक वहाँ पुराना वीडियो बताया जा रहा है। रुड़की के नजदीक जोरासी गांव पड़ता है। वहाँ शादी समारोह में नाच गाने के साथ जो ये वीडियो वायरल हुआ है, इसमें हर्ष फायरिंग करते हुए साफ तौर पर जो है युवक दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर हालांकि पुलिस पूरी तरह से मामले में जुट गई है। सब पुलिस का कहना है कि वीडियो के जो वायरल वीडियो है इसके आधार पर जो संबंधित युवक है उनकी तलाश भी की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। उसके बाद जो युवक जो इस वीडियो में आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा जल्दी। जी दीपिका। ठीक है प्रिंस, आप बने रहिए। चलिए बात करते हैं रुड़की की, जहां पर दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग हुई है। बाइक सवार 2 युवकों ने फायरिंग की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को पकड़ा है। स्थानीय लोगों ने हमलावर की पिटाई भी की है। पुलिस ने मौके पर तमंचा और बाइक भी बरामद किया है। सिविल लाइन कोतवाली इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को भी जो है पकड़ लिया था और उसकी जमकर पिटाई की। तो लगातार मेरे सहयोगी प्रिंस बने हुए हैं। प्रिंस, क्या कुछ है पूरा मामला? जी दीपिका, आपको बता कि पूरा मामला इस्लामनगर मोहल्ले का है, जहां पर एक महिला अपने बेटे के साथ यहां सब्जी लेने के लिए बाहर निकली थी और पीछे से सभी अचानक बाइक सवार 2 युवक आते हैं और उस महिला के जो बेटा है उसे पकड़ लेते हैं और पहले उससे गाली गलौज करते हैं और उसके बाद तमंचा एकदम से उसकी कनपट्टी पे लगा देते हैं। वहीं स्थानीय जो लोग हैं और उनकी मां की बहादुरी कही जाए कि उन्होंने एकदम से उस युवक को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद स्थानीय जो लोग थे उन्होंने घेराबंदी करी। उनमें से हालांकि एक युवक मौके से फरार हो गया, लेकिन एक जो दूसरा युवक था जिसके हाथ में तमंचा था वो पकड़ लिया गया है और उसको पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची है तो कहीं ना कहीं भी तक युवक बता नहीं पाया कि आखिर क्यों इसे मारने के लिए युवक को आया था। पुलिस ने उसे अपने हिरासत में ले लिया है और युवक की बाइक और तमंचा पुलिस की मौजूदगी में पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दूसरे युवक को भी पकड़ा जाएगा और इससे जल्दी पूछताछ की जाएगी कि आखिर पूरा केस में मामला सामने निकल कर आता है। जी दीपिका। ठीक है प्रिंस, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपी को भी जल्दी गिरफ्तार करने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।